चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो आज से सिर्फ 40 साल पहले इस देश में पॉवर्टी रेट 90% से ज़्यादा था। गरीबी और भूखमरी ने पूरे देश में बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर अगले 30 सालों में एक ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि ये देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया। साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था। आज के दिन चाइना 18% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। अब इनका पॉवर्टी रेट 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई मायनों में इसे सुपर पावर देश कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या जादू यहाँ देखने को मिला? आइए आज की इस वीडियो में करते हैं एक डिटेल केस स्टडी चाइना के ऊपर। 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4 decades? चाइना देश का नाम आता है दोस्तों एक चाइनीज शब्द चिन से। इसे लिखा किम से जाता है, लेकिन इसे प्रोनाउंस चिन से किया जाता है। चिन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से करीब 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था और चाइना को यूनिफाई किया था। अब यही वजह है कि हम चाइनीज लोगों को हिंदी में अक्सर चीनी करके पुकारते हैं, जो चिन से आया है चीनी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, जो एक्चुअली में चीनी होती है रिफाइंड शुगर माना जाता है। इंडिया में पहली बार वाइट रिफाइंड शुगर एक चाइनीज आदमी ही लेकर आया था। एक चाइनीज आदमी ने या तो शुगर मिल खोली थी या चाइना के रूट से ही आई थी। उससे पहले बस हम शक्कर और गुड़ का ही इस्तेमाल किया करते थे, तो क्योंकि एक चीनी लेकर आया था तो हमने उसे चीनी बुलाना शुरू कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पर, चाइनीज लोग अपने देश को चाइना करके नहीं बुलाते हैं, वो अपने देश के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं सोंगयू। इसका मतलब होता है मिडिल किंगडम। ये सिम्बलाइज करता है चाइना के ही 4000 साल पुराने हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना उस टाइम का सेंटर हुआ करता था, मिडिल में होता था। नक्शे पर देखा जाए चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया को बॉर्डर करता है ये देश, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है चाइना की इंडिया से काफ़ी दूर ईस्ट कोस्ट पर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्टाइल ज़मीन है जहाँ पर खेती करी जा सकती है वो उसी एरिया में ज़्यादा मौजूद है। वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियाँ और रेगिस्तान हैं। अपने साइज़ के चलते चाइना एक बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर किंगडम हुआ करता था 19वीं सेंचुरी तक, और उसके बाद असर देखने को मिला कॉलोनियलिज्म का। हालांकि ब्रिटिश राज में चाइना पर पूरी तरह से कब्जा नहीं जमाया जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जमाया था, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। यही वजह है कि 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड है इसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन बुलाया जाता है चाइनीज़ के द्वारा। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर ओपियम की बौछार करती है। अफीम एक ड्रग्स जिससे चाइनीज़ लोग बुरे तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह और बर्बाद हो जाती है। उसके बाद कई ट्रीटीज साइन करवाई जाती हैं चाइना से ज़बरदस्ती, जिसमें चाइना को अपनी ज़मीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में एक भयानक सिविल वॉर होती है चाइना में, टैपिंग रेबिलियन के नाम से। लाखों लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो तो 1894 में पहली साइनो जापानीज वार देखने को मिलती है टेरिटरी को लेकर। चाइना और जापान एक दूसरे के साथ जंग पर चले जाते हैं। हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इस वक्त चाइना पर चिन डायनेस्टी राज कर रही थी। ये उस वाली चिन डायनेस्टी से मत कंफ्यूज करिए जहाँ से इसका नाम आया था। वो वाली चिन डायनेस्टी 2000 साल पुरानी थी। ये वाली चिन डायनेस्टी का नाम QING डायनेस्टी है, उसमें सिर्फ QIN था, प्रोनाउंसिएशन सेम है। 1937 से लेकर 1945 के बीच में और भी भयानक अत्याचार सहना पड़ता है चाइनीज लोगों को, इस बार जापानीज कॉलोनाइजर्स के हाथों। इन सब के बीच में एक उम्मीद की रोशनी देखने को मिलती है जब चाइना
फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है एलाइड फोर्सेस के साथ। जापान पीछे हट जाता है, लेकिन वॉर खत्म होते ही तुरंत चाइना में एक सिविल वॉर सामने आती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच में लड़ी जा रही वॉर। इसकी शुरुआत तो साल 1927 में ही हो गई थी, जब जापान ने इन्वेडेड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तब इन्होंने लड़ना बंद कर दिया था टेम्परेली। ये सिविल वॉर खत्म होती है साल 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ। जो नेशनल पार्टी थी उसके लोग बगल के आइलैंड पर भाग जाते हैं, जिसे आज के दिन ताइवान का देश कहा जाता है। जो मेन लैंड चाइना का देश है, वहाँ राज शुरू होता है माओ जेडोंग का। यही वो पॉइंट है दोस्तों, जहाँ से आप कह सकते हो कि चाइना एज अ कंट्री की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1940 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是任何敌人也攻不破的。 1958 माओ के द्वारा लॉन्च करी गई ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका मकसद देश में एक इकोनॉमिक्स और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। 2 मेन पॉलिसीज थी। इसमें पहला, जमीन को जमींदारों के हाथ से छीनकर किसानों में बांटना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद कलेक्टिवाइज करना एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए ताकि कई सारे किसान एक ही ज़मीन पर काम कर सकें, लेकिन अल्टीमेटली जो ज़मीन की ओनरशिप थी वो सरकार के हाथों में थी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट बनाना स्टील प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना कि छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों के बैकयार्ड में स्टील फर्नेसेस बनाना लोकल लेवल पर स्टील प्रोडक्शन करने के लिए। इंटेंशन अच्छा था देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने का, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ। ये जो लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टील के फर्नेसेस बना लिए थे अपने घरों के गार्डन में, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बहुत ही लो क्वालिटी स्टील इससे निकलता था। रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ इससे। दूसरा, किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपना प्रोड्यूस बढ़ाने का, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी और कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। ज़मीन की ओनरशिप अल्टीमेटली सरकारों के हाथों थी, तो फार्मर्स के द्वारा जो भी क्रॉप उगाया जा रहा था वो सरकार को देना था। इससे प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। साल 1958 और 1961 के बीच में ग्रीन प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गई। कुछ ही सालों में ख़राब मौसम के चलते और माओ की कुछ मास्टर पॉलिसी के चलते हालत इतनी ख़राब हो गई कि पूरे देश में भूखमरी आ गई। इतना भयंकर फैमिन आया कि करीब 20 से 40 मिलियन लोग इस फैमिन में मारे गए। चाइना में इसे इतिहास का वन ऑफ द डेडलीस्ट फैमिन बताया जाता है। सीधा सीधा कहा जाए, माओ जेडोंग एक डिक्टेटर था, और क्योंकि किसी डिक्टेटर के लिए कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम ही नहीं होता है जैसे कि आम डेमोक्रेसी में होता है। डिक्टेटर्स की अक्सर हैबिट होती है बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिंग के अपनी मनमर्जी चलाने का। कई ऐसे फैसले माओ ने लिए जिससे चाइना की हालत बद से बदतर होती गई। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल ऐसे फैसले का था, एक स्पैरो एक्सटर्मिनेशन। माओ का पर्पस था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो ऑर्डर किया गया कि जितनी भी स्पैरो, जितनी भी चिड़ियां हैं उन्हें मारा जाए लोगों के द्वारा, क्योंकि वो चिड़ियां दाना खाती हैं, खेत से कुछ क्रॉप के ग्रेन खा लेती हैं, इसलिए खेतों में फसल पर असर पड़ता है, इसलिए सारी चिड़ियों को मार दिया जाए। जब ये कैंपेन चलाई गई, स्पैरो को मारा जाने लगा। कुछ सालों बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये तो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उससे जो हमारी फसल है और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। उससे जो हमारी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो और भी बद से बदतर हो गई है। फिर बाद में किसी साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और पता चला कि अगर सब चिड़ियों को मार दोगे तो उन कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचेगा। चिड़ियाँ उन कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करती थी, जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी।
यहाँ पर पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया और हालात ये हो गए। फिर फैमिन आ गया। इतने बड़े फेलियर के बाद माओ को क्रिटिसाइज किया जाने लगा चाइना की आम जनता के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा भी। लेकिन माओ जेडोंग अपनी गलती मानने के लिए राजी नहीं था। एक और कैंपेन शुरू करी जाती है, कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 में। नाम से लगेगा कि इसका मकसद था अपने देश में कल्चरल की रेवोल्यूशन लेकर आना, लेकिन इसका असली मकसद था माओ जेडोंग के हाथों कंट्रोल देना और अपोजिशन को सप्रेस करना। प्रोपेगेंडा और पीआर मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। माओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यांगत्से नदी में खुद तैरकर भी दिखाता है। इसकी एक फेमस फोटो है यहाँ पर। स्टूडेंट के द्वारा एक सिविलियंस आर्मी बनवाई जाती है रेड गार्ड नाम से। रेड गार्ड्स माओ के लॉयल सोल्जर जिनके हाथों में रेड आर्म बैंड्स होते थे और अपने हाथ में माओ की छोटी सी रेड बुक लिए घूमते थे। इनका काम उन लोगों को टारगेट करना था जो माओ के खिलाफ हैं। इंटेलेक्चुअल्स, पार्टी ऑफिशियल्स जो भी माओ की विचारधारा को लेकर लॉयल नहीं थे, उन्हें टारगेट किया जाता, पब्लिकली ह्यूमिलेटेड किया जाता और अक्सर उनके खिलाफ वायलेंस भी देखने को मिलता। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खुद ऐसे लोग थे जो कल्चरल रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, माओ को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्हें भी टारगेट किया गया रेड गार्ड के द्वारा। लियू शॉकी और डेंग ज़ाओपिंग कुछ ऐसे लोगों में से थे जो काफी हाई रैंकिंग पार्टी ऑफिशियल से थे, लेकिन फिर भी रेड गार्ड उन्हें टारगेट करते। पूरे देश में इस रेवोल्यूशन के नाम पर एक डर का माहौल बन गया। लोगों को इनकरेज किया जाने लगा कि अपने पड़ोसियों को देखो, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखो, जहां कोई ट्रेटर्स दिखाई दे, कोई देशद्रोही दिखाई दे। देशद्रोही मतलब जो माओ की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता हो, उन्हें ढूंढो और रिपोर्ट करो। स्कूल और यूनिवर्सिटी को शट डाउन कर दिया गया। स्टूडेंट्स को कहा जाने लगा खेतों में जाकर सीखो किसानों की क्या हालत है, रूरल लाइफ की जो हार्डशिप है उन्हें एक्सपीरियंस करो। देखते ही देखते चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। रेड गार्ड्स अपने आप में ही लड़ने लग गए। देश में हिस्टोरिकल साइट और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। लोगों की जिंदगियां उलट पुलट हो गईं। यही समय था जब तिब्बत के लोगों पर भी अत्याचार किया गया। फाइनली जाकर माओ ने रियलाइज किया कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर देश में बवाल मच गया है, ये देश को बांटने का काम ज्यादा कर रही है। तो साल 1968 में कंट्रोल वापस लेने के लिए रेड गार्ड का जो सिस्टम था उसे खत्म किया जाता है। एस्टिमेट्स बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, लेकिन कहा जाता है 100,000 से लेकर 2 मिलियन के बीच में नंबर होगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर। टोटल में कहा जाता है कि अप टू 50 मिलियन लोग माओ की पॉलिसीज की वजह से मारे गए चाइना में। साल 1976 में जाकर माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है खराब हेल्थ के चलते, और तब तक कोई ज्यादा सुधार नहीं आया था चाइना की हालत में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेलियर और बुरी चीजें ही देखने को मिली। माओ के समय में कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी थी, स्पेशली वुमेन इक्वलिटी और एजुकेशन के मामले में। माओ के समय में एक नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। लिटरेसी को खत्म करने को सरकार के द्वारा कैंपेन चलाई गई और माओ की लीडरशिप के दौरान चाइना के लिटरेसी रेट में बहुत सुधार देखने को मिला। साल 1978 और 1949 के कंपैरिजन में चाइना में 3 गुना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल थे। इसी समय में ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी जिसकी हेल्प से चाइना ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। आगे चलकर जैसा कहानी में देखेंगे, इनकी सरकार ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करी एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में, जिन्हें स्टेम फील्ड कहा जाता है। इसी की हेल्प से ही पूरे देश में एक टैलेंट पूल तैयार हो पाया जिससे देश का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आगे बढ़ा। आज के समय में इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस एक एक्स फैक्टर बन गया है जिससे आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन फिर कैसे चाइना ने अपने आप को इस मुसीबत से निकाला? इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।